एक टीम तैयार करके आप टूर पे भेजते रहिए। रेगुलरली प्रैक्टिस आपको कहीं भी मिले, कोई सी भी टीम मिले, किसी की भी ए, बी, सी टीम, आपकी स्टेट टीम हो, इंडिया की कोई सी भी आप स्टेट टीम से करवा दीजिए, अफ़गानिस्तान की ए टीम से करवा लीजिए, श्रीलंका भेज दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए, उनको आप बिज़ी रखिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको रेगुलरली ही ये रिजल्ट चाहिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है, तो आपकी ए टीम को रेगुलरली ज़्यादा से ज़्यादा मेन टीम से ज़्यादा बिजी रखना ज़रूरी है। सो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। और जैसे ही कल स्क्वाड अनाउंस हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, प्लेयर्स को लेके काफ़ी बातें होने लगी, काफ़ी चर्चाएं होने लगी मीडिया के अंदर। सब जगह से मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे। फैंस अपने अपने हिसाब से जज कर रहे थे कि स्क्वाड में कुछ कमी कमज़ोरी है या नहीं है। बट आप ये देखिए कि जो प्लेयर्स स्क्वाड में अपना नाम नहीं बना पाए, उनमें से भी बहुत सारे प्लेयर्स जो मेजरली काफ़ी समय से टीम के साथ T20, खासकर T20 स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, मोंटी देसाई के समय में रेगुलरली वो टीम का हिस्सा हुए करते थे। बट जब से नए कोच स्टुअर्ट लो ने कमान संभाली है नेपाली क्रिकेट टीम की, तब से उन प्लेयर्स को थोड़ा बैक कर दिया गया है। अब ये इन दोनों चीज़ों में भी दोनों कोच की अलग अलग मेंटेलिटी भी हो सकती है। रीज़न इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है। बट मैं ये बोलता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव हेडेक बोलते हैं इस चीज़ को, कि अगर आपके पास इतना सारा टैलेंट हो, इतना सारा अमाउंट में कंपटीशन हो सेम स्पॉट के लिए, एक सिंगल पर्टिकुलर स्पॉट के लिए, तो एक अच्छी सिरदर्दी बोली जाती है किसी भी कोच को लेके। वो कोच काफ़ी खुश होता है अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देखते हुए कि उसके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकता है उन प्लेयर्स के साथ। फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म कोई भी प्लेयर होते ही टीम से बाहर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर ऐसे कंडीशन में आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो। अब वो नेपाल की वो स्टेज है जब वो एक एक बोलते हैं ना कि एक सैचुरेशन पॉइंट था। सैचुरेशन पॉइंट नेपाल का चल रहा था काफ़ी समय से। अब वो सैचुरेशन पॉइंट से ब्रेक करके हमको आगे बढ़ना है, ऊपर की तरफ जाना है। नेपाल ने डेवलपमेंटल फेज की जो एक स्क्वाड टीम थी, जो कि मोंटी देसाई के टाइम से हमने देखी। मोंटी देसाई एरा जब स्टार्ट हुआ, जब हमने वो 12 में से 11 गेम जीते और क्वालिफाई हुए हम, वो वाला जो फेज था वो हमारा एक्सपेरिमेंटल फेज था। हम नहीं जान रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा कि नहीं करेगा। कोच को भी नहीं पता था। बट जैसे 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 हमने मैच खेलते गए, हमने एक्सपीरियंस गेन होता गया, सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ते गए। हमने एशिया कप भी खेला, हमने वर्ल्ड कप भी खेला, हमने सभी वो अचीवमेंट देखी जो कि हम इतने सालों से सपना देख रहे थे जिन चीज़ों का। तो वो सभी इंडिया के साथ हमने मैच अपना खेला, साउथ अफ्रीका के साथ खेला, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ खेला। तो मतलब कि वो सारी अचीवमेंट हमने अचीव करी। बट वो एक हमारा बेंचमार्क, या हमारा ये समझिए कि आप रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक बेस है हमारे लिए। वो स्कोर या वो परफॉर्मेंस हमारी अब हमारा बेंचमार्क बन चुकी है। अब इससे नीचे हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम इससे नीचे आके परफॉर्मेंस अपनी दें या इससे नीचे की क्रिकेट खेलें। वो स्तर हमारा अब लेवल बन चुका है, हमारा बेस बन चुका है। तो हमें अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमारे पास एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें यहाँ से क्रिकेट का स्तर को सुधारना है और ऊपर लेके जाना है, तो हमारे पास वही जो मैं बोल रहा हूँ कि बेंच स्ट्रेंथ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। उसके होम ग्रोन अपने ही प्लेयर्स का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसी को दर्शाते हुए ये जो स्कोर जो अनाउंस हुआ है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सारी गहराइयाँ छुपी हुई हैं। अगर आप इसमें भी अगर आप पॉजिटिविटी देखें, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो फैक्टर है वो है नकारना। अच्छे प्लेयर्स, अच्छे फॉर्म को जब आप नकार पा रहे हैं, मतलब आप मना कर रहे हैं कि नहीं, आपकी जगह नहीं बन रही है, तो आप ये समझिए कि किस लेवल का कंपटीशन बन चुका है। जब प्लेयर्स काफ़ी परफॉर्म करने के बाद भी टीम में अपनी जगह बनाने में असक्षम हो रहे हैं, तो ये इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ना, जिनको भी चांस मिला है, जिन भी प्लेयर्स को चांस मिला है इस बार, अभी तो ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, होपफुली मैक्सिमम यही 90% प्लेयर्स जो अभी ये जो चुने गए हैं, ओमान की जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हम खेलने वाले हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स यही रहेंगे। आप देखिए, अगर कोई मेजर कोई इंजरी नहीं होती है, तो कोच की नज़र में ये फाइनल टीम है, क्योंकि वो भी अपनी बेस्ट टीम ले जाना चाह रहे हैं अपनी। अब कोच तो चाहेगा नहीं कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी में हम एक्सपेरिमेंट करने जाएं। इतना बड़ा टूर हो रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर देने की, तो आप वो वाली अपनी बी टीम नहीं लेके जाएंगे, आप अपनी ए टीम को ही लेके जाने वाले हैं। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की जो एकेडमिक या टॉप टीम्स, नेशनल टॉप टीम्स की बात करूं, टूर्नामेंट जीतने के हिसाब से आप जाएंगे, तो
ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आप अपनी बी टीम तो कतई नहीं उतारेंगे, ये तो आपके लिए फिक्स है, वो भी जब आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी के लिए तो यही लग रही है कि जो अभी के जो बेस्ट 16 प्लेयर हैं टीम के अंदर या नेपाल के अंदर मैं कहूँ, वही अपनी जगह बनाने में सक्षम हुए हैं और जिनकी फॉर्म अभी टॉप नॉच चल रही है। अभी फॉर्म की बात करूंगा, प्लेयर्स ऊपर नीचे अपने दिन के हिसाब से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट जो रीसेंट परफॉर्मेंस और रीसेंट जो उनकी फॉर्म बोलूँ मैं, तो फॉर्म के हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ है नेपाल में। अब आज की क्रिकेट के अंदर नेपाल के अंदर आप अपने नाम के बेसिस पे अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस होनी बहुत ज़रूरी है। हमने संदीप जोरा को ड्रॉप आउट होते हुए देखा, विवेक यादव भी ड्रॉप हुए, आपके अनिल शाह भी ड्रॉप हुए, कमल सिंह अयरी अपनी जगह नहीं बना पाए, जो कि माने जा रहा था कि हमारे टीम के एक मेन फास्ट बॉलर के रूप में जो दिखेंगे। आज से कुछ साल पहले भी, 2-3 साल पहले ही डेब्यू हो चुका है उनका। तो ऐसे समय में प्रतीश जीसी जो काफ़ी टाइम से टीम के साथ थे, वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे। तो आप मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत हाई है और परफॉर्मेंस ही एकमात्र सिलेक्शन का टूल है। इसके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस अगर नहीं देंगे, टीम के अंदर आपकी जगह नहीं बन रही है, ये सुनिश्चित कर लीजिए आज की डेट में, अगर आप नेपाली के लिए खेलना चाह रहे हैं तो। सब एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी खटक रही है कि उन प्लेयर्स का क्या जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, बट उनकी क्रिकेट को कैसे आप मतलब कि प्रिजर्व करके रखेंगे, उनकी फॉर्म को आप कैसे बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है कि नेपाल ए टीम का। नेपाल ए टीम जितनी जल्द से जल्द फॉर्म करके आप ऑफिशियली अनाउंस कीजिए और ऑफिशियली ही उसके अंदर अपनी एक टीम तैयार करके आप टूर पे भेजते रहिए। रेगुलरली प्रैक्टिस आपको कहीं भी मिले, कोई सी भी टीम मिले, किसी की भी ए बी सी टीम, आपकी स्टेट टीम हो, इंडिया की कोई सी भी आप स्टेट टीम से करवा दीजिए, अफगानिस्तान की ए टीम से करवा लीजिए, श्रीलंका भेज दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए, उनको आप बिजी रखिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको रेगुलरली ही ये रिजल्ट चाहिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है, तो आपकी ए टीम को रेगुलरली ज़्यादा से ज़्यादा मेन टीम से ज़्यादा बिजी रखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी ए टीम को बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे तो तभी आपको अहम टाइम पे अच्छे प्लेयर्स मिल पाएंगे। वो एक पाइपलाइन, एक फनल का काम करेगी जहाँ से आपके प्लेयर्स रेडी होके आ रहे हैं। जैसे ही आपकी मेन टीम पे कोई सा भी एक प्लेयर बाहर होता है, तो आपके पास और कौन सी जगह से आप अपनी प्लेयर को चुनेंगे। आपकी ए टीम ही आपका दूसरा ऑप्शन होनी चाहिए कि जहाँ से आप प्लेयर पिक कर सकें सेम स्पॉट के लिए, अपनी ए टीम से ही पिक कर सकेंगे। ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा हर डेवलपमेंट साइट या हर बिग क्रिकेट नेशन, कोई सा भी क्रिकेट नेशन हो ये करता है। ये प्रैक्टिस हमको भी अपनानी पड़ेगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सबसे बड़ी बात तो ये रही। और इससे दो बातें क्या होंगी कि एक तो हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलेगा रेगुलरली, और उनको वो कभी आउट ऑफ द मोमेंट फील नहीं करेंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि सेलेक्टर्स हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मोटिवेशन जो एक इफेक्ट होता है, मोटिवेशन खत्म नहीं होगा प्लेयर्स के अंदर से, मोटिवेटेड रहेंगे, उनके अंदर एक आस हमेशा से बनी रहेगी कि अगर हम रेगुलरली अपनी ए टीम के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होना तय है नेशनल टीम के अंदर, मेन टीम के अंदर। तो ये एक तो ये होगा। दूसरा, हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा अप टू डेट रहेगी, फ्रेश रहेगी। रोटेशन आपका प्लेयर्स का बहुत अच्छा होगा। नए प्लेयर्स आएंगे, यंग प्लेयर्स आएंगे। अंडर 19 के सेटअप से आप नए नए प्लेयर्स को ला सकते हैं। पूरे डोमेस्टिक सेटअप से जो बेस्ट प्लेयर है उनको आप ए टीम में ला सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा एक वास्ट पूल आपका रेडी हो जाएगा पूरे कंट्री के अंदर। जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है प्लेयर्स जनरेट करने का, जो डोमेस्टिक सर्किट से, अंडर 19 सर्किट से, यूथ सेटअप से जितने भी जो प्लेयर्स हैं, वो एक ही छत्रो छाया के अंदर, एक ही पूल के अंदर, एक ही फनल के अंदर ही आ जाएंगे। तो वहाँ से आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। आपके सिलेक्टर्स को ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम क्रिएट हो गया कि आपको नेक्स्ट सिलेक्शन किधर से करना है, किधर से कौन से प्लेयर्स को देख के आपके जो टीम, जब आपकी मेन टीम को सबसे सख्त ज़रूरत है आप अगर कोई प्लेयर की, तो किसकी तरफ देखेंगे। तो उस सेटअप को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। को नर्चर करने का मौका मिलेगा आपको। एमर्जिंग जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें आप भेज सकते हैं। एशिया कप का एमर्जिंग टूर्नामेंट भी है ऑलरेडी, जिसमें सभी टेस्ट नेशन की ए टीम आती है और नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन की मेन टीम जाती है। तो उस हिसाब से भी आप सेकंड टीम को भी वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं उस टूर्नामेंट के अंदर। तो गाइज, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो मिलते रहेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।